नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट आज तीसरा दिन है। तो तीसरा मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों का सब्जेक्ट होगा साइंस, जिसमें साइंस को पूरा रिवीजन करने की हम लोग कोशिश करेंगे इस 20 सवाल में। देखिए, रिवीजन इन द सेंस और मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया, और मैंने इसे कैप्सूल 47 क्यों कहा है। देखिए, अभी आपको जैसे कि फिजिक्स से सवाल मिलेंगे, केमिस्ट्री से सवाल मिलेंगे, बायोलॉजी से 20 सवाल मिलेंगे। तो जो सवाल होगा और वो सवाल जिस टॉपिक से होगा उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट खत्म भी करेंगे, उसके चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर ये चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको मॉक टेस्ट लगाना कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, ये 20 सवालों को आप अटेम्प्ट करें। मैं लाइव चैट में देख रहा हूं कि कितने स्टूडेंट्स कमेंट कर पा रहे हैं सही सही, और अंत में आप हमें बतलाइए कि आउट ऑफ 20 जो मैंने 15 टारगेट दिया है, आप कितने सही कर पाए। 15 से ज्यादा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 15 से कम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 सही किए, 11 सही किए, कमेंट करके हमें बतलाइए, ताकि उस लेवल पे और हम जा करके थोड़ा लो या अपर जाके कंटेंट में दूं और चीजों को और एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो लाइव चैट में मैं अभी अवेलेबल हूं, आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। कैप्सूल 47 का नाम मैं इसलिए दिया, इसको भी मैं बतला दूं। तो देखिए, 1 से 38 तक आपको प्रिंट आउट करना था, फिर 42 कैप्सूल और 44th वाला कैप्सूल, यानी कि इधर 38 और इधर 2 40 कैप्सूल आपको प्रिंट आउट केवल करनी थी आउट ऑफ 47। बाकी 7 कैप्सूल आपको पूरा प्रैक्टिस कराया गया था क्वेश्चन के माध्यम से। उसको मैंने कहा प्रिंट नहीं करना है, उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है या फिर आप कहीं से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो 40 कैप्सूल का प्रिंट निकाले हैं जो ऑलमोस्ट 200 पेजेस का है, वहां पर आप एड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको एक सेट किया गया 15, तो इसमें आपको एकदम फिक्स नहीं हो जाना गलत सही करके कि 15 हमको कर ही लेना। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप कम ही सही करें, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। साइंस रिवीजन इसमें पूरा अच्छे तरह से 20 सवाल में जितना हुआ हो पाया है मेरे से, वो मैं करने की कोशिश किया हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पहला सवाल देख लीजिए, चलिए कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जेएसएससी जेपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं ला रहा हूं, और खास करके अभी कैप्सूल सीरीज मैथ की आने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर, और 600 सवाल का पूरा वीडियो का लिंक आपको इसी टेलीग्राम में मिल जाएगा। दूसरी बात, झारखंड जीके जो मैंने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट वीडियो बना रखा है स्कीम के ऊपर, पूरा आर्ट एंड कल्चर बना रखा है, झारखंड का हिस्ट्री पूरा पढ़ा पर रखा है, ये सारे वीडियो अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, पूरा कैप्सूल सीरीज का लिंक आपको इसी टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो लेना चाहते हैं कैप्सूल सीरीज का नोट्स, वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 200 फी है एकदम मिनिमम, और नहीं तो आप एक बार कंटेंट खुद देखेंगे, आप खुद हमसे आप कांटेक्ट करेंगे कि इसका हमें कंटेंट चाहिए। तो चलिए आज हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है और बहुत लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो देखिए आपकी तैयारी क्या है। चलिए बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल, और ये आपका मॉक टेस्ट तीसरा है, 1 और दूसरा जरूर अटेम्प्ट करेंगे। और एक मास्टर वीडियो मैंने कंप्यूटर का पूरा शॉर्टकट की डाल दिया है, ऐसे 6-7 में मास्टर की डालूंगा जिसमें पूरा आपका कंप्यूटर भी रिवाइज हो पाए। पहला सवाल आपका, ब्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, सवालों को समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीजों पे भी डिस्कशन करना चाहूंगा। ऑप्शन है एपिथेलियम टिश्यू, फिर है आपका कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपका मसल टिश्यू, और फिर है आपका नर्वस टिश्यू। सबसे पहले ये समझिए कि ब्रेन जो यहां पर आपको ये टिश्यू चैप्टर का पूछा गया सवाल है। दूसरी बात आपको यहां पर ये समझनी है, ये टिश्यू होती क्या है, इसका आंसर तो हम बताएंगे ही, लेकिन समझिए। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी बॉडी है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो पूरा घर है, जब घर को आप तोड़ेंगे तो सबसे छोटी बची हुई चीज क्या होगी, वो ईंट होगी। वो ईंट को हम बायोलॉजी में क्या कहेंगे, सेल। यानी कि जब आपकी बॉडी को पूरा टुकड़ा टुकड़ा काटा जाएगा, जो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो होगी सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, अब बहुत सारे सेल इस प्रकार से जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, यानी कि उत्तक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऐसे, ये एक उत्तक बन गया, ये एक ऐसे ऐसे अंदर में बहुत सारे सेल मिलकर एक उत्तक बना दिया, एक ये उत्तक बन गया। जब ऐसे बहुत सारे उत्तक यानी कि टिश्यू मिलते हैं तो आपका क्या बना देगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन बोले तो अंग, जैसे कि आपका ये स्टमक बन गया। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेगा तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। यानी सेल बहुत सारे मिले तो टिश्यू बने, जब बहुत सारे टिश्यू मिले तो आपका एक ऑर्गन बना, और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। अब चीजों को समझते हैं एक एक करके। यहां पर आपसे बोला गया ब्रेन, ब्रेन क्या है, आपका एक अंग है। अंग बोले तो ऑर्गन है, तो ये अंग कैसे बना होगा, जब बहुत सारे
आपस में क्या होंगे, टिश्यू मिले होंगे। और ये टिश्यू कैसे बने होंगे, जब बहुत सारे छोटे छोटे ये सेलों से मिलकर के बने होंगे ये टिश्यू, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है जो ये ब्रेन है या जो ये अंग है ये किसका उदाहरण है। अब देखिए ये किसका उदाहरण है, इट मीन्स कि ये जो बना है ब्रेन ये किस टिश्यू से मिल करके बना है, एपिथेलियम टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, मसल टिश्यू से या नर्वस टिश्यू से। देखिए टिश्यू को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट मतलब पौधे में जो हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, और एक एनिमल यानी कि हम लोग की जो बॉडी फॉर्मेशन हुई किन किन पार्ट से टिश्यूओं से मिलकर के बनी है। तो चार टिश्यू के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मसल टिश्यू और एक होता है आपका नर्वस टिश्यू। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, नहीं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ये एपिथेलियम टिश्यू क्या है और इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, इसका भी एग्जाम्पल याद करना है और इसका भी एग्जाम्पल याद करना है। मैंने पूछा ब्रेन, आपसे कुछ और पूछ सकता है, तो क्या पूछ सकता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि एपिथेलियम टिश्यू जो है ये करता क्या है, यानी कि ये जब टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है ना, ये इस तरह से मैंने 6 एपिथेलियम टिश्यू बनाया, तो ऐसे मिलियन में टिश्यू मिलेंगे एपिथेलियम, तब एक जाकर के अंग बनेगा। तो एक अंग मैं मान के चलता हूं कि एक अंग बन गया है आपका किडनी, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया, चलिए किडनी अभी नहीं समझिए तो फिर आप थोड़ा सा मिसकंसेप्चुअल में आपका कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, एक स्किन होती है, एक परत होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी किडनी हो गई, लीवर हो गई, माउथ हो गई, आपकी बकल कैविटी हो गई, जो उसकी स्किन आप देख रहे हैं ना, उसकी जो इनर पार्ट या फिर उसकी जो आउटर पार्ट है वो इसी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, द इनर पार्ट ऑफ माउथ या फिर आउटर पार्ट ऑफ माउथ या फिर इनर पार्ट ऑफ लीवर या फिर आउटर पार्ट ऑफ लीवर या किडनी, या फिर आपको पूछ सकता है कि स्किन जो होती है, जो लाइनिंग की हुई होती है ना ऊपर परत में, वो कौन से टिश्यू की बनी होती है, तो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक है भाई। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। नाम से ही आप समझ रहे हैं चीजों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, यानी कि बॉडी के पार्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को। जैसे आपका ब्लड, ब्लड क्या है, आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है तभी तो ब्लड फ्लो होता है। उसी प्रकार बोन, तो नाम याद करते चलिए, एग्जांपल ब्लड हो गया आपका, बोन्स, एक बोन दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो वो कनेक्ट किससे होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर आपका लिम्फ हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, कार्टिलेज, कार्टिलेज जो आपका नाक के पास जो ऊपर में जो उठा हुआ जो हड्डी जो कार्टिलेज है, ठीक है ना, वो आप उस कौन से टिश्यू से बनी हुई है, कार्टिलेज टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है, यानी कि सॉरी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई। तो नाम आपको याद हो गया, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या याद आपको रखना है, इसका एग्जाम्पल ब्लड हो गया, ठीक है, बोन हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू कुछ नहीं, मसल यानी कि मांसपेशी, जो आप बॉडी वगैरह देख रहे हैं, जो आपकी थाई में जो आप मसल देख रहे हैं, वहां पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, तो मसल टिश्यू प्रेजेंट है। चौथा ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू समझिए ये काम करती क्या है। नर्वस टिश्यू जो होती है, जो सिग्नल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपके हाथ में चींटी ने काटा है, तो ये चींटी ने जो काटा आपको फील कब होगा, जब तक कि ये सिग्नल आपके ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो ये जो सिग्नल पहुंचाया गया है स्पाइनल कोड होते हुए आपके ब्रेन में, वो जो पहुंचाया गया कौन से टिश्यू ने मदद किया था, नर्वस टिश्यू। तो इसका दो एग्जांपल याद करना है नर्वस टिश्यू का, जो एग्जांपल है एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका उत्तर मिल गया आपको, ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। पहला का सही उत्तर ऑप्शन डी है, बहुत लोगों ने सही भी उत्तर दिया है। दूसरा सवाल है आपको रेडियो सक्रियता की इकाई यानी कि यूनिट पूछी गई है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत ईजी सवाल है। अब ये सवाल है जो हर स्टूडेंट को सही करना चाहिए, और बहुत स्टूडेंट ने कमेंट भी कर रखा है सही है, ये ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। चलिए इसकी पूरी डिटेल हम लोग चलते हैं कि क्या क्या चीजें और पूछा जा सकता है। ऑप्शन है हेनरी, टेस्ला, क्यूरी और लाइट ईयर। सबसे पहले लाइट ईयर की बात की जाए तो लाइट ईयर क्या है, आपकी एक डिस्टेंस यानी कि दूरी की मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, याद रखना। 1 लाइट ईयर डायरेक्ट पूछता है आपसे एग्जाम में, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में मीटर भी पूछता है, कई बार किलोमीटर है, तो मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻12 यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हालांकि इन सब चीजों को बहुत बखूबी से मैंने अपने पेड कोर्सेज में कंप्लीट कराया है, ये सब टिश्यू वगैरह मैंने बहुत बेसिक से चीज, अभी तो मैं उतना डिटेल नहीं जा पाऊंगा।
अब देखिए जी में ये आपका वैल्यू भी पूछता है और ये आपका यूनिट भी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये निकालने के लिए आपसे पूछ लेता है। अर्थ का मास कितना है, तो 6 × 10⁻24 kg है। चलिए इसका मैं आंसर बतला दूं, बहुत लोग बेचैन हो रहे होंगे, इसकी उत्तर सी होगी, क्यूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या है, तो क्यूरी है आपका। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। 1 जूल इक्वल्स टू कितना, 10⁻7 अर्ग। एकदम ये डाटा याद रखना है, बहुत बार ये पूछा गया ये सब डाटा डायरेक्ट एग्जाम में। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहेंगे एसआई यूनिट में। रेडियो सक्रियता की यूनिट हो गई क्यूरी। अब याद रखिएगा चुंबकीय, ये सब अभी रिसेंटली एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, जो दिशा है वो दिशा की डायरेक्शन को पता, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन उसका पता करने के लिए हम कौन से रूल का यूज करते हैं, तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर रखना है। उसके बाद आपको ये एक याद रखना है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और एक होता है दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है यानी कि लेफ्ट हैंड जो रूल है, उस पर कौन काम करता है, आपका मोटर काम करता है। और मोटर कौन से एनर्जी को किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, ये मैंने इसी कैप्सूल सीरीज 42 या फिर 44 में करवाया। कमेंट करिएगा, सारे इक्विपमेंट के मैंने करवाया। मुझे ये बताइए मोटर किससे किसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस पे काम, राइट हैंड रूल पे कौन काम करता है, आपका जनरेटर। और जनरेटर कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए चीजों को रिलेट करते चलिए यहां से, अदरवाइज आप फंस जाइएगा। इसके बाद यहां पर हेनरी, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद पेरक तो या फिर इंडक्टर ही से कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो आपके डेली लाइफ से काफी इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक का क्या कार्य है, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा जितने सवाल बन सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं। अब यहां से इससे भी पहले मैं एक चीज ये बताऊंगा, आपका जो सवाल बन सकता है नाभिकीय रिएक्टर से कि ये नाभिकीय रिएक्टर किस पर कार्य करता है, वर्क करता है, तो ये आपका कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है, यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये रहा आपका ये पहला इंपॉर्टेंट लाइन। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है। कंट्रोल कहने का मतलब यह है कि इससे जो भी एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एनर्जी जो निकल रही है उसको हम कम भी कर सकते हैं एनर्जी को, या फिर बढ़ा भी सकते हैं, या फिर इस न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अनकंट्रोल नहीं होती है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपसे पूछता है, ये बार बार मैं इसलिए यहां पर ज्यादा आपको फोर्स कर रहा हूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर कार्य करती है, तो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करती है। अब ये जो कार्य करती है यहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 3 फ्यूल आप याद रखेंगे, एक तो यूरेनियम हो गया, उसके बाद आपका थोरियम हो गया, और एक आपका पोलेनियम 239, यूरेनियम 235 का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज कर पाते हैं यूरेनियम 235 का। तो यहां मैं अभी बनाते चल रहा हूं, पूरा आपका बन जाएगा, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर भी देखते चलेंगे, यूरेनियम 235। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन से इस पर क्या करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे। जब हम न्यूट्रॉन से इसके ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे, तो इस यूरेनियम 235 पे जब ये स्ट्राइक किया ये न्यूट्रॉन, तो इसके बदले में 3 न्यूट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये पॉइंट याद करेंगे कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन से, ठीक है ना, न्यूट्रॉन से जब स्ट्राइक किया जाता है या अटैक किया जाता है यूरेनियम 235 में या फ्यूल में, तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। जैसे कि एक निकल गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। ये जो तीनों न्यूट्रॉन निकली है ये काफी हाई स्पीड इसकी न्यूट्रॉन की होती है, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है काफी ही हाई होती है। अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है हमें। अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज, जब आपने यहां से न्यूट्रॉन से आपने स्ट्राइक किया इस यूरेनियम 235 पे, तो सिंपल सी बात है ये धीरे धीरे ये लॉस करते जाएगा,
यानी ये इसकी जो मास है या फिर ये जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एक फ्यूल की तरह, ये लॉस होगी तो ये क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कभी मतलब क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये जो लॉस हो रहा है ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से आप न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अभी इस एनर्जी से भी आपका सवाल बनेगा, बस अभी इतना समझिए कि यहाँ से एनर्जी निकलेगा जब आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया फ्यूल पे। उसके बाद जब इससे बम्बार्डिंग किया तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए जो काफी हाई स्पीड इसके पास होती है। अब इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग एक मंदक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मॉडरेटर का यूज करते हैं। यही आपका पूछा गया सवाल है। तो मॉडरेटर का काम क्या हो गया, जो स्पीड जो है न्यूट्रॉन को, इसको क्या करना, कंट्रोल करना या फिर कम करना। अगर हम स्पीड जो है न्यूट्रॉन की यहाँ पर हाई स्पीड थी, अब इस मंदक के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये न्यूट्रॉन की स्पीड, ये पहला न्यूट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा न्यूट्रॉन। तो यहां पर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूट्रॉन को, ये पहला दूसरा तीसरा न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अब हम इसके जो रिएक्शन रेट को क्या कर सकते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अब न्यूट्रॉन हमारे कंट्रोल में हो गया। कब, जब हमने मॉडरेटर इस्तेमाल करके इसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहां हम लोग लगा देते हैं कंट्रोल रड। तो अब इनकी स्पीड को जैसे ही हमने कम कर लिया, तो अब इनके जो रिएक्शन रेट होंगे या फिर जो इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे उसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रड या फिर नियंत्रक छड़ का यूज करते हैं। और ये जो कंट्रोल रड है, यहां से भी आपका सवाल पूछा जाता है कि ये किसका बना होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो आपका कंट्रोल रड है वो सिलिकॉन का बना होता है। इस पे हम लोग अभी आएंगे, अभी मैं आपको दिखलाऊंगा अभी कि यहाँ से जो जो सवाल बनेंगे, जैसे कि आपका ये बोरोन का बना होता है, कैडमियम बोरोन और कैडमियम का ये कंट्रोल रड बना होता है, ठीक है ना। बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बोरोन और कैडमियम का ये कंट्रोल रड, ठीक है। ये 3 4 5 सवाल इधर हो गया क्लियर। अब ये जो ये एनर्जी निकली, इस एनर्जी का हम लोग यूज कहां करते हैं पता है, जो हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, तो जो वहां पर नोजल है जो टरबाइन की, उसको रोटेट करने के लिए काफी हाई एनर्जी चाहती है, तो चाहिए हमें, तो इसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल इसके मोटर को या फिर इसके टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की जाती है। ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का मैंने फंक्शन समझा दिया है। बाकी इसका सही उत्तर अब आप कर पा रहे होंगे, जो नाभिकीय रिएक्टर मंदक का मॉडरेटर का कार्य क्या है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया ये कैसा है, काम करता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करती है। इसमें कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, यूरेनियम 235, पोलोनियम 239 और थोरियम। मैक्सिमम जो हम लोग के पास अवेलेबल है यूरेनियम 235। मॉडरेटर का काम क्या है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करती है। एज अ मॉडरेटर हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, अच्छा जो मॉडरेटर में हम लोग किसको यूज करते हैं, हैवी वाटर D2O का यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी वाटर भी यूज कर लेते हैं और ग्रेफाइट का भी यूज कर लेते हैं। तो जो मेनली हम लोग यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर D2O यानी कि हैवी वाटर का यूज करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये भी एग्जाम में कि एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे हैवी वाटर या फिर ऑर्डिनरी वाटर या फिर ग्रेफाइट, कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा। कंट्रोल रड किसका बना होता है, इसका काम क्या है, उसके रिएक्शन रेट को एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो गई थी, अब उसको क्या कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रॉन को। तो ये कंट्रोल रड करती है, जो बनी होती है बोरोन से, कैडमियम से और स्ट्रोंटियम से, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। चौथा सवाल फिजिक्स से एक अच्छा सवाल और एक बहुत बार ये बहुत आयोग में यहां से रिपीटेशन दिखलाई है। पूछा गया है कि एक तिर्यक तल है, यानी कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस प्रकार से देखिए 3 तरह के प्लेन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन और ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये भी आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो एक सर्टेन एंगल पे प्लेन क्या होगा, इंक्लाइन होगा। तो एक तिर्यक तल के शिखर से एक कागज और एक पत्थर विराम अवस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं, कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा, ये आपसे पूछा गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन a paper and stone are released simultaneously from rest, who will reach the ground first। आपसे ये पूछा गया है कि कोई एक तिर्यक तल है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टोन लिया गया है और इसी यहीं पे आपका एक पेपर भी लिया गया, दोनों को इस प्रकार से तिर्यक तल से गिराते हैं। यहाँ पे सेम हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर आपका एक पेपर हो गया और एक स्टोन हो गया ये, ठीक है। यहाँ से दोनों को गिराया गया धरातल पे, तो इन दोनों में से कौन सबसे पहले यहाँ पर आपके धरातल पर गिरेगी, यही आपसे पूछा गया है। और ये दोनों की जो विरामावस्था स्टेट है ये याद रखिएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये आप रट लेते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली समझिए। देखिए जब बात यहाँ पर बात की जा रही है फ्रॉम रेस्ट यानी कि विरामावस्था, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से, यहाँ पर लिखा गया है शिखर से एक कागज और एक पत्थर को विरामावस्था से एक साथ छोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इंक्लाइंड प्रॉपर स्टोन रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रेस्ट।
तो जब रेस्ट की बात की गई है तो देखिए ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, एक इंक्लाइन प्लेन ये हो गया, ये आपका पेपर है और ये आपका स्टोन है, ठीक है। दोनों की हाइट देखिए बिल्कुल सेम है, एच है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट सेम होनी चाहिए। और दूसरी रेस्ट अवस्था है, स्टेट यानी कि कैसी है, विराम अवस्था। विराम अवस्था है, इट मीन्स यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां से यहां आने में कौन सबसे ज्यादा समय लेगा, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं मोशन में, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यही जब हम ग्रेविटी में इसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज को ऊपर फेंकना है या नीचे फेंकना, तो यहाँ ऊपर नीचे हो रही है, तो एस क्या चीज में चेंज हो जाएगा, हाइट में, और एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी में, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज किया है एस, या फिर एच लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है, तो 0 है, तो जब यहाँ 0 पुट किए तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। अब आपके पास बचा क्या, h कितना है, यहाँ पे हाइट कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, h है, तो यहाँ h लिख दिया, ये 0 हो गया, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, h इक्वल टू हाफ जी टी, टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये आपका फाइनल t की वैल्यू आया, t इक्वल टू √2h अपन g। अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और ये g क्या है, ये भी कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अर्थ में, तो ये वैल्यू फिक्स हो गई। तो ये जो टाइम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, यानी कि √h, जो h पे आपका समय डिपेंड कर रहेगा। तो अब यहां पर देखना है कि हाइट किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो h यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहां सवाल जब पढ़ेंगे, एक तिर्यक तल के शिखर से एक कागज और एक पत्थर विराम अवस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं, तो कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा। तो हाइट अगर सेम है तो दोनों को आने में भी क्या होगा, समय सेम ही लगेगा, क्योंकि यहां पर टी नहीं डिपेंड कर रहा है मास पे, कि वेट ज्यादा कागज का नहीं है, पत्थर का ज्यादा है तो वो जल्दी गिरेगा, ये इस पर आपका टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं मास है नहीं है। तो यहाँ वही मैंने लिखा है कि टाइम ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वस्तु है उसके द्रव्यमान से ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है आपका टाइम। तो दोनों कैसे गिरेगा, एक समय एक सेम टाइम पे ही पहुंचेगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो सबसे पहले कौन गिरेगा, तो दोनों एक साथ ही गिरेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया। यहां आपसे पूछा यह गया था कि कौन धरातल पर सबसे पहले पहुंचेगा, ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं था, लेकिन आपको ये न्यूमेरिकल लगता है लेकिन ये होता नहीं है। ये मेन चीज आपको याद रखना है कि जब विरामावस्था में बात की गई, यानी कि फ्रॉम रेस्ट हम कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे होते हैं नीचे, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल, कोई भी प्लेन हो, अगर हाइट सेम है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि विरामावस्था से हम कोई चीज को गिरा रहे हैं, तो टाइम जस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट, यानी कि टाइम यानी कि समय केवल ऊंचाई पर निर्भर करती है, और ऊंचाई पर निर्भर कर रही है, यहाँ पर कोई मास की बात है ही नहीं। चाहे आप पत्थर को गिराएं चाहे आप एक रुई को गिराएं, दोनों एक साथ ही गिरेगी धरातल पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पांचवें सवाल पे हम लोग आते हैं। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया है, कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, या संवेग, या तनाव, या आवेग। बहुत कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जिसको बोलते हैं ना, पेड क्वेश्चन है ये। समझिए इसको पहले, आप इसको बहुत अच्छे से हमने अपने कोर्सेज में समझाया भी है और इसका कंटेंट भी दिया। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या है, पहले यहां से समझिए क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है गुरुत्वाकर्षण बल से। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए पेन का एक ढक्कन है और एक पेन का ढक्कन यहां मैंने रखा है, एक डिस्टेंस सर्टेन आर पे रखा है। तो ये जो पेन का ढक्कन है, मैं कलर चेंज कर दूं अगर, ठीक है, इस पेन के ढक्कन को मैं ब्लू बना दे रहा हूं, ठीक है, और ये आपका रेड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ढक्कन एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचने, ये जो नेचर होती है इस फोर्स की, बहुत डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में बात की है हम लोगों ने। तो ये जो फोर्स लगा रहा होता है इसकी नेचर कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, यानी कि आकर्षित होती है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षण करने वाला ये नेचर का फोर्स होता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर आप जहां भी बैठे हुए हो या आपके पास में कोई बेड रखा होगा, तो आप बेड को फोर्स लगा रहे हो और उतना ही फोर्स आपका बेड भी आपके ऊपर ही फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स का नेचर कैसा है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का, यानी कि आकर्षण बल का, जिसे हम आकर्षित बल कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं,
अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप जैसे बैठे हैं और आपके पास बेड है, अगर दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो बेड का तो मास अधिक है तो वो आपको अपनी ओर खींच लेना चाहिए आपको, लेकिन आपको ऐसा नहीं होता, आप जहां है बेड जहां है वहीं का वहीं है। तो इसके पीछे मैं रीजन भी देता हूं। देखिए एक सिंपल सा समझिएगा गुरुत्वाकर्षण बल को। अब यहाँ इसके उत्तर पे हम आने वाले हैं अभी। जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सूर्य हो गया और ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। इसकी अपनी मास होगी और इसकी अपनी मास होगी। तो उसी प्रकार ये जो आपका सूर्य है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये अर्थ जो है इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगेगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, F इक्वल अमाउंट में फोर्स लगती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसका नेचर कैसा, आकर्षण बल का नेचर है। लेकिन ये एक जो है एक दूसरे को आकर्षित इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि यहां पर जो देखा जा रहा है बॉडी का मास, यानी किसकी मास सबसे अधिक है। तो जिसकी, अब ये दोनों क्या प्लैनेट है, तो यहां पर इन दोनों को नेग्लिजिबल, क्योंकि ऑलमोस्ट मास इक्वल होता है। अब यहां पर आपका अर्थ हो गया और यहां से आपने एक ईंट को गिराया है, तो ये ईंट इस अर्थ पर भी जो फोर्स लगाएगा और ये अर्थ जो इस ईंट पर फोर्स लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इसका मास बहुत अधिक होने के कारण ये ईंट को अपनी ओर खींच लेता है। समझ गए। तो ये जो खींच रहा है, तो इस खींच रहे बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कितने गुरुत्वाकर्षण बल से ये नीचे गिरेगा, तो इसका क्या होगा, डिपेंड करेगा इसका कितना मास, यानी कि उसका कितना वेट है, यानी कि उसका कितना भार है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में यहां पूछा गया कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। इसको बहुत डिटेल और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझना चाहिए, होता भी है, और इसको मैंने बहुत समझाया है। 50 मिनट का लेक्चर हमने दिया अपने पेड कोर्स में, चीज़ों को बखूबी से समझाते हुए, ठीक है। तो इतना डिटेल यहाँ नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेड सवाल आपके एग्जाम के लिए, बायोलॉजी का। यहाँ पूछा गया कि आप जो आलू खाते हैं वो पौधे का कौन से भाग को आप खाते हैं, विच पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट डू वी ईट। यानी हम लोग जो आलू खाते हैं पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, कमेंट करके बताएं। रूट हो गया, या फिर तना हो गया, या फ्लावर हो गया, फिर सीड हो गया। देखिए जो आपका आप राइजोम, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है, यानी कि जो भूमिगत जो तना होता है उसे हम राइजोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेम है इसका मॉडिफाइड नेम होता है राइजोम। तो इसका पहले मैं इसका सही उत्तर बता दें, जो आप आलू खाते हैं उस पौधे का क्या खा रहे होते हैं आप, स्टेम वाला भाग खाते हैं। तो ऑप्शन में आपका हो सकता है ये स्टेम ना तना ना मिलके आपको लिखा होगा राइजोम। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सवाल ही गलत है, ठीक है ना। राइजोम किसका नाम है, मॉडिफाइड नेम है स्टेम का ही। जो भूमि के अंदर जो तना होगा ना उसको ही हम कहते हैं राइजोम। क्लियर है भाई। तो आप आलू जो खा रहे होते हो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना या स्टेम या फिर कहेंगे राइजोम। अब बहुत सारे और भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जिंगर हो गया, यानी कि अदरक हो गया, हल्दी टर्मरिक हो गया, आलू, ये सभी एग्जाम्पल हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। प्याज, लहसुन और लीची, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अदरक, मैंने आलू लिया, आपसे अदरक पूछ ले, हल्दी पूछ ले, तो प्लांट का कौन सा भाग आप खाते हैं, उसका स्टेम खाते हैं या राइजोम कहेंगे, जो मॉडिफाइड नेम होगा। प्याज और लहसुन और जो लीची है ये भी बहुत पेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये प्लांट का कौन सा भाग खाते हैं आप, तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है यानी भूमिगत तना, यानी कि राइजोम या स्टेम खाते हैं, ठीक है। बंधा गोभी, फूल गोभी, आप प्लांट का कौन सा भाग खाते हैं, पत्ता को खाते हैं। गाजर, मूली और सलजम, यहां से आपका सवाल ये पूछा जाता है, जो जड़ है जो रूट है, ये किस जड़ के कई रूपांतरण होते हैं, ठीक है ना। तो उस रूपांतरण का ये किसका एग्जाम्पल है, गाजर, मूली और सलजम। तो याद रखिएगा मूसरा जड़ का रूपांतरण यानी कि मॉडिफाइड रूट्स का एग्जाम्पल है। और गाजर, मूली जो सलजम आप खाते हैं, प्लांट का कौन सा भाग खाते हैं, तो रूट या फिर जड़ कहेंगे। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो भी आप किसका खाते हैं, तो रूट्स को खाते हैं। प्याज, लहसुन, चावल, गेहूं, मक्का, ये सभी जो है आपके ये रेशेदार या फिर कह सकते हैं जकड़ा जड़ होते हैं। ये पूछा जाएगा प्याज, लहसुन, चावल, गेहूं, मक्का, ये कौन से रूट्स का, कौन से जड़ का एग्जाम्पल है, मॉडिफाइड का या फिर रेशेदार का, तो आप कहेंगे रेशेदार का। और गाजर, मूली, सलजम किसका है, कौन से जल का, मतलब जल के जड़ के टाइप है। देखिए ये भी जड़ ही है और ये भी आपका जड़ ही है, लेकिन प्याज, लहसुन अपने आप को जीवित रखने के लिए जो इसका जड़ का जो शेप हो जाता है वो रेशेदार हो जाता है, और गाजर, मूली, सलजम अपने आप को जीवित रखने के लिए इसके रूट्स मूसला जड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये सब डिटेल चीजें हैं जब आप बोटनी पढ़ते हैं तब।
अगला, आम, इमली, पपीता जो खाते हैं वो प्लांट का कौन सा भाग होता है? मेसोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति को खाते हैं। सेब, नाशपाती, अंजीर, अमरूद किसके भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन का खाते हैं, रिसेप्टेकल का खाते हैं। कटहल यानी कि जैक फ्रूट जो आप खाते हैं पुष्पासन को खाते हैं। नारियल, चावल, गेहूं, दार और जितने भी अनाज है वो भ्रूणपोष या फिर आप बीज खाते हैं। ठीक है, अगला सवाल 7वां आप बताएंगे, गुआवा का साइंटिफिक नेम। कमेंट करके देखिए आप में से कितने लोग बताएं। देखिए गुआवा का साइंटिफिक नेम मैंने पूछा, एग्जाम में कुछ और पूछ लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कैप्सूल नंबर 42 देखेगा, ऑलमोस्ट मैंने सारे साइंटिफिक नेम करवाए हैं। अब वो आपको कैप्सूल नंबर 42 में मिलेगा, क्रैश कोर्स का डे संख्या दूसरा में मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे करवा दूं रिवीजन। बनाना का साइंटिफिक नेम होगा मूसा, ठीक है, ये मैंने याद कराया था। एप्पल का मैंने याद किया था मैलस पुमिला। अभी ये सब कुछ याद मैंने करने का तरीका बताया। पोटैटो का सालेनम ट्यूबरसम हो जाएगा। स्वीट पोटैटो का हाइपोमिया हो जाएगा। पोमेग्रेनेट का प्यूनिया हो जाएगा। गुआवा का तो यहाँ नाम में ही आ जाता है साइंटिफिक में, गुआवा जावा। ओनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलिमम सेप्पा हो जाएगा। पी का हो जाएगा, पिस्कम हो गया। तुलसी का ऑसिमम सेंटम। ठीक है, लेकिन इतने में आपको नहीं रुकना है, इसके अलावा मैं आपको 40-45 याद करना पड़ेगा, और मैंने वो याद करवा दिए ट्रिक के माध्यम से, तो वो कैप्सूल आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक लिंगिक पुष्प होता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पूछा गया है, कौन है? पपाया है, मस्टर्ड है, हिबिस्कस है या फिर सूरजमुखी है। एक लिंगी कहने का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो वैसा फ्लावर जिसके अंदर कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल का होगा या फिर फीमेल का होगा। कमेंट करके हमें ये बतलाइए, प्लांट चैप्टर में जो मेल ऑर्गन पार्ट जो होते हैं प्लांट में उसको क्या कहते हैं, और उसके सारे नाम बतलाइएगा। और फीमेल के जो ऑर्गन पार्ट होते हैं, जनन अंग होते हैं, उसके नाम बतलाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके सारे जो जो अंग है उसके भी नाम मेंशन करके बताइए, कमेंट में कराइए या फिर लाइव चैट में कमेंट करके बतलाइए, क्योंकि वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने एग्जाम्पल है याद कर लीजिए, पपीता, मानव और मछली और मेढक। मानव, अब जैसे ये मेल है तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन अब बात कर लिया जाए आपका जो बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलैंगिक है, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे सरसों हो गया, कपास हो गया, गुड़हल हो गया, भिंडी, हाइड्रा और केचुआ। तो याद रखेंगे, बाइसेक्सुअल आपसे पूछ ले तो ये सारे एग्जांपल याद रखेंगे। यानी कि जैसे कि सरसों है तो इसके ही अंदर मेल और फीमेल दोनों जनन अंग होते हैं, और यहीं पर इनका क्या हो जाता है? प्रजनन हो जाता है। लेकिन जितने यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, इसका मेल जो ये फ्लावर है जैसे कि पपीता का, तो इसके अंदर जो मेल पार्ट होगा और इसका जो फीमेल, ये दोनों अलग अलग फ्लावर में होगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कैपिलरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पूछा ये क्या है कि ड्यू टू कैपिलरिटी द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज, यानी कि केशिकत्व के कारण द्रव नली में जो चढ़ेगा, यदि जो द्रव नली में अगर चढ़ेगा तो स्पर्श कोण का मान क्या होगा? अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा? कमेंट करिए लाइव चैट में कितने सही उत्तर कर पा रहे, देखिए जरा आपको। देखिए जो कैसिकत्व यानी कि कैपिलरिटी है, इसका मतलब क्या आपको समझ में आता है? कैपिलरिटी का मतलब क्या होना? द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे गिरना। सिंपल सा अगर लॉजिकली अगर आप बात करें तो कैपिलरिटी का आप यही मीनिंग निकालें। ठीक है, अब ये जो कैपिलरिटी की यहाँ पर जो बातें की गई है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, कैपिलरिटी जैसे कि ये आपका कैपिलरी हो गया ना, प्लांट में जो प्लांट में पानी का खनिज का ऊपर चढ़ना, ये कौन सा प्रोसेस होता है? कैपिलरी के थ्रू, कैसिकत्व के कारण नहीं होता, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो कैपिलरी का मतलब क्या हुआ? द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। ठीक है, इसकी ही बात होती है कैपिलरी में, या फिर इसे ही कहते हैं हम लोग कैपिलरी प्रक्रिया या एक्शन। अब ये जो पानी का मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है ना, इसमें मैंने शुद्ध जल भर दिया। ठीक है, शुद्ध जल भर दिया, और ये स्पर्श कोण क्या है इसको समझिएगा। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया भाई, ठीक है, इसमें मैंने एक कैपिलरी डाल दिया और इसके अंदर पानी है। ठीक है, ये पानी यहाँ पर चढ़ गया, ये पानी इसके अंदर इतना दूर चढ़ गया। ठीक है, तो ये जो पानी चढ़ा है इसका मैं अगर बनाऊँ इस प्रकार से, ये मैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे मैं अब बना रहा हूँ अभी स्पर्श कोण, तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे थीटा, यानी कि स्पर्श कोण। समझ में आ गया? इसको अभी और हम लोग अच्छे से समझते हैं एक एक करके। देखिएगा, इसका मैंने फिगर यहाँ पे बनाया भी है, बिल्कुल बनाया। चलिए देखिए, इसको पहले ये समझिए कि जो स्पर्श कोण क्या है, ये एक बीकर था जिसमें मैंने पानी लिया है और ये आपका कैपिलरी है। ठीक है, तो ये पानी ऊपर चढ़ा, तो आप यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका कैपिलरी में जो पानी चढ़ा है, ये बीकर के अंदर ये पानी इतना था। ठीक है,
बीकर में इतना पानी था और इसमें पानी चढ़ने का यहाँ तक पानी चढ़ा, ठीक है, तो लास्ट पानी यहाँ तक चढ़ा है, ठीक है। तो ये जो लाइन खींचा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, ये वही लाइन है, ये देखिए यहाँ तक आपका बीकर में सॉरी कैपिलरी में पानी चढ़ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये भी सवाल पूछेगा आपको कि ये कौन सा लेंस या फिर इसका जो आकार है कैसा, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ये पूछता है भाई, बहुत अच्छे सवाल ये सब बनते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप एक जो आपका फाइनल जो यहाँ पर लेवल गया, इसको मैं इस प्रकार से कर्व नेचर का बनाया और इसके एक लाइन खींच दिया है, और यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन जहाँ तक लेवल गया है कैपिलरी में पानी, तो ये जो थीटा है ये आपका स्पर्श कोण कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखा गया कि यहाँ पर मैंने पारा लिया तो पानी क्या हो गया, ऊपर इस कैपिलरी में देखिए ना चढ़ के ये क्या हुआ, नीचे आ गया। यानी कि पानी के केस में क्या होता है, कैपिलरी में ऊपर चढ़ेगा, और जब आप पारा लेंगे तो पारा क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ तक लास्ट था पानी का लेवल कैपिलरी में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया और यहाँ पे एक कर्व बना दिया गया। तो ये कर्व को मैंने इस प्रकार से ये खींच दिया, ये देखिए फिगर यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, ये कैपिलरी था और यहाँ पर पारा था, ठीक है, इतना पारा था बीकर में, लेकिन जब ये कैपिलरी गया पारा में तो पारा जो था वो नीचे उतर जाता है, ठीक है, ये ऊपर चढ़ने के बजाय पारा नीचे चढ़ती है, ये याद रखना आपको। तो ये जो नीचे चढ़ा यहाँ तक लेवल था, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दिया, एक कर्व मैंने इस प्रकार बनाया और ये इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा खींचा ताकि स्पर्श कोण मैं दिखा सकूँ। ये हो गया स्पर्श कोण यानी कि थीटा, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो स्पर्श कोण समझ में आ गया। अब आइए, तो कैपिलरी का मतलब समझ गया क्या हो गया, पानी का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना, यही होता है कैपिलरिटी एक्शन। तो अब जो पानी ऊपर चढ़ेगा नीचे कब चढ़ेगा इसको समझिए। देखिए जब आप पानी लेंगे तो पानी क्या होगा, कैपिलरी में ऊपर चढ़ेगा, जब पारा लेंगे तो वो आपका नीचे चढ़ेगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये पानी अगर आपने शुद्ध जल ले लिया तब क्या होगा, स्पर्श कोण का मान, और जब नॉर्मल पानी लिया तब ये थीटा का मान क्या होगा, जब आप पारा लिए तो ये थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जब आपने नॉर्मल वाटर लिया है, ऑर्डिनरी वाटर लिया है, साधारण जल लिया है, तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है लेस देन 90 यानी कि एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बन रहा है। जब आपने पारा लिया तो नीचे आया तो यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण बन रहा है। और जब आप यहाँ पर शुद्ध जल लेते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनता है। तो तीनों केस याद हो गया। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आइए, सवाल आपसे ये पूछा गया कि ड्यू टू कैपिलरिटी द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इफ द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट इज, यानी कि कैसिकत्व के कारण यानी कैपिलरिटी के कारण क्या होता है, पानी का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे आना। तो द्रव जो है नली में जो चढ़ेगा, अगर चढ़ रहा है यानी कि द्रव है यानी कि नॉर्मल है, यहाँ पे शुद्ध वाटर तो नहीं लिखा है या स्वच्छ जल तो नहीं लिखा गया, नॉर्मल पानी है, द्रव है। अगर ऊपर चढ़ रहा है तो थीटा क्या है आपका, लेस देन 90 डिग्री है, देख सकते हैं, यानी कैसा बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके अलावा और क्या सवाल बनेगा, जो प्लांट में जो भोजन का ट्रांसफर होता है या पानी जो जड़ों से आपके तना तक जाती है वो कौन से प्रोसेस, तो ये इसी कैपिलरिटीज के प्रोसेस से ही जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए एक एक करके सवाल। पारा के लिए स्पर्श कोण का मान 100, चलिए पारा के लिए अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कितना होता है स्पर्श कोण, तो 131 से 132 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है ऑब्ट्यूज एंगल। कैपिलरिटी में स्पर्श कोण का मान स्वच्छ जल के लिए, शुद्ध जल के लिए कितना होता है, 0 डिग्री है, मैंने बतला दिया। पानी के केस में स्पर्श कोण थीटा 90 लेस देन 90 न्यून कोण होगा और ऊपर चढ़ेगा पानी, ठीक है ना, ये आपको याद हो गया। ये कंटेंट मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना, मैंने समझा दिया। और पारा के केस में क्या होता है, नीचे उतरता, थीटा ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली को आविष्कार किया था। बहुत इजी सवाल है, बहुत पेड क्वेश्चन है, आई थिंक आपने सही उत्तर दिया भी होगा, मैं देख लूँ कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। गोबर गैस के बारे में पहले मैं बात कर लूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड या फिर कंपोनेंट जो घटक प्रेजेंट होते हैं गोबर गैस में होता है मीथेन, 50 से 75% होता है। इसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2S और O2 गैस प्रेजेंट होते हैं। और जो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार करने वाले कौन थे, CB देसाई जी थे। इन्वेंशन साइंस के वो देख लीजिएगा, वो कैप्सूल सीरीज मैंने दे रखा है, उसी में मैं आपको PDF भी दिया हूँ और वो वीडियो लिंक भी मैं आज फिर से शेयर कर दूंगा, ये सारे वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि पूरी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूँ और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर ले। देखिए ये इन्वेंशन याद करना इंपॉर्टेंट है साइंस का खास करके, ठीक है ना, वो मैंने सब करवा दिया हूँ इंपॉर्टेंट जितना। CNG गैस से आपसे पूछता है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट घटक होता है वो मीथेन होता है 88%। LPG गैस में 3 गैस याद रखेंगे जो लिक्विड फॉर्म में भरे होते हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है। और जो LPG गैस जो लीक करता है उसमें जो स्मेल आता है किसके कारण, तो इथाइल मरकैप्टन या फिर थायोइथेनॉल के कारण।
C2H5SH अगर फॉर्मूला पूछ ले तो। वाटर गैस आपसे पूछता है तो CO प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। प्रोड्यूसर गैस पूछ ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस होगा, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। टीयर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? क्लोरीन होता है। टीयर गैस के अन्य नाम हमें कमेंट करके बतलाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं, इन्वेंशन। देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया गया इन्वेंशन। पेस मेकर को फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट करने वाले बंदे थे, जो मैं उत्तर का सही इंतजार कर रहा हूं, आप में से कितने लोग कमेंट कर पाते हैं? देखिए जरा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन हॉब्स, अलेक्जेंडर हॉब्स, ठीक है ना। अब देखिए मैंने तो इसमें बहुत सारे करवाए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे याद करने, और वो मैंने सब कैप्सूल में करवा दिए हैं। PDF आपके पास है, और वो वीडियो मैं लिंक फिर से आज शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। देखिए फर्स्ट ह्यूमन जो ट्रांसप्लांट किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो इन्वेंट किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किया गया था जॉन सॉक के द्वारा। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता फादर ऑफ बॉटनी। हिपोक्रेटस को कहा जाता फादर ऑफ मेडिसिन। रेबीज वैक्सीन का डिस्कवर करने वाला लुइस पास्चर है। और जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स जो हो गया इन्वेंट बाय पेसमेकर, पेसमेकर के इन्वेंटर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। द एक्सचेंज ऑफ गैस, 12वां सवाल, जो प्लांट में होता है ये कहाँ होता है? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टोमेटा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्लांट पूछा गया, ह्यूमन पूछ लेगा तो लंग्स में जो होता है, फेफड़ा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई, वहां पर गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। मानव का पूछ लेगा, प्लांट का पूछेगा तो आप स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहां प्रेजेंट होता है? पत्तियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तना में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टोमेटा में जो आपका ट्रांसपिरेशन, सॉरी, जो गैस विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो आपके पत्तियों के जो लीफ के में जो स्टोमेटा होता है ना, रंध्र होता है, वहीं पे होता है। तो पौधों में जो गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। प्लांट क्या करता है? CO2 गैस लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये क्या हुआ? गैसों का एक्सचेंज हो गया, विनिमय होता है। तो हम लोग का ये गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? हार्ट में लंग्स, और लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई सेल होता है, वहीं पे होता है। लेकिन प्लांट में कहाँ होता है? स्टोमेटा, यानी कि रंध्र में। ये क्या होता है? पत्तियों में, यानी कि लीफ में। अब ये जो एस्टोमेटा की बात किया जाए ना, ये लीफ में होता है, CO2 लेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये गार्ड सेल स्टोमेटा को जो कवर किया हुआ रहता है ना, ये गार्ड सेल स्टोमेटा को खोलता भी है और बंद भी करता है। तो आपसे कई बार पूछा गया स्टोमेटा का खुलना बंद होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा सेल के ऊपर? तो गार्ड सेल। और इसी गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। प्लांट के लीफ में, देखिए पत्तियों में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतला रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, और इसी में श्वसन क्रियाएं होती है। श्वसन समझ रहे हैं ना, ग्लूकोज का टूटना, यानी कि रात में ये होता है। और ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये बहुत डिटेल हो जाएगा ट्रांसपिरेशन में मैं जाऊंगा। तो ये बस याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन कहाँ होती है प्लांट के? तो लीफ में, पत्तियों में। और इसी पत्तियों में क्या होता है? आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और ये रहा ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने बताया, लंग्स, फेफड़ा के अल्वियोलाई में गैसों का विनिमय होता है। यानी हम इंसान, आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और जो छोड़ रहे होते हैं, ये कहाँ होता है? ये सारी चीजें फेफड़े में प्रेजेंट होता है आपका एल्वियोलाई में। अगले सवाल केमिस्ट्री से, ये बहुत इजी सवाल है आपका, हालांकि आंसर आप लोगों ने देख लिया। कमेंट करके बतलाइए कि CA2PO4 वोल्टाइस के सूत्र वाले यौगिक में कितने एटम्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम बताना है आपको CA2PO4 का वोल्टाइस में। ये क्या आपका एक कंपाउंड है। कंपाउंड करने का मतलब क्या है? बहुत सारे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जब मिलकर आपस में फॉर्मेशन करवाते हैं, क्या? कंपाउंड का। बहुत सारे सिमिलर एटम्स जब, देखिए सिमिलर एटम क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट कहलाता है। डिफरेंट एटम मिल करके क्या फॉर्मेशन करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, समझ रहे हैं ना। तो सिंपल है, कैल्शियम कितना है? 2 हो गया। फास्फोरस कितना? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट में 2 है। मैथमेटिक्स आप लगाएंगे तो भी आप बना लेंगे, 4 1 5 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 12 एटम। क्लियर हो गया? ये इजी सवाल आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पल्स यानी कि मेजर, आवेग माप है, किसका माप है? मास का, वेलोसिटी का, वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी, या संवेग में परिवर्तन। तो ये बहुत इजी भी सवाल है और बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, ये हर कोई शायद ना इसको सही कर पाए। देखिए आवेग जो माप है किसका, मैं इसका उत्तर दे दूं, आपके कमेंट में देख भी रहा हूं लगातार कितने लोग सही कर पा रहे हैं। संवेग में परिवर्तन जो होता है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। समझिएगा चीजों को। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ जो था वो क्या किया था? आपके फोर्स को, जो फोर्स के जो फॉर्मूलाज हैं उसको डिफाइन किया था न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, इसको पहले मैं आपको ये बताऊं, जो आवेग, इसका फॉर्मूला क्या होता है इम्पल्स का? F/T, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ न्यूटन के क्या था? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके समानुपाती होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेंज इन मोमेंटम
ठीक है ना। चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट आ गया यानी दर आ गया, दर आ गया यानी कि टाइम। अब किस में चेंज, तो मोमेंटम यानी कि डेल्टा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि चेंज हो रहा। ठीक है भाई। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, याद होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो न्यूटन ने ये कहा जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि डेल्टा पी अपन डेल्टा टी के बराबर होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हमने के रखा और के की वैल्यू 1 रख दी, तो हमें एक्सटर्नल फार्मूला एक निकल गया फोर्स का, डेल पी अपन डेल टी। लेकिन अगर हम यहां पर डेल पी की जगह अगर मैं लिख दूं मास इंटू भी, ठीक है ना, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो एक न्यू फार्मूला, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम दो फार्मूला लिखते हैं फोर्स का, एक होता है मास इंटू एक्सेलरेशन जो आप में से सभी जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब मास आपका कांस्टेंट होता है। एक फार्मूला ये भी होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। यहां मास कांस्टेंट नहीं होगा, तो मास हमने कांस्टेंट कर दिया तो m इंटू डेल्टा भी होगा, ठीक है ना। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू हम लिखते हैं ना मास इंटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा भी हो गया अपन डेल्टा टी। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम पूरा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम ये चीजें निकालनी है। और ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझिएगा, ये जो फोर्स है आपका, ठीक है ना, ये फोर्स जो आप देख रहे हैं, ये फोर्स जो आप देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ ले, मैंने पूछ लिया आवेग, ये पूछ लेगा फोर्स, बल जो मेजरमेंट है किसका, तो बल आप क्या कहेंगे, बल जो है संवेग में परिवर्तन की दल किसके बराबर होता है, बल के बराबर। देखिए संवेग में परिवर्तन किसके बराबर, फोर्स के बराबर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल। और मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, ठीक है, P2 माइनस P1 अपन टी। अब ये टी को मैंने क्या कर दिया, इस F से मल्टीप्लाई कर दिया, F इंटू टी। अब F इंटू टी क्या होता है, आपका आवेग होता है कि नहीं, F इंटू टी आपका आवेग होता है। तो इस F इंटू टी को मैंने यहाँ लिख दिया आवेग, और यहाँ बचा क्या आपका P2 माइनस P1 यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो आवेग किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो ऑप्शन में देखिए संवेग में परिवर्तन, इंपल्स किसका मेजरमेंट है, तो संवेग में परिवर्तन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर टीचर भी इनको बतलाते हैं, आपको भी पता होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा सवाल, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑन दी फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना। आपको पता है ना, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, उसके बाद आपका रोमर स्केल। हालांकि रोमर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए साहब, शुद्ध जल जो होता है प्योर वाटर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा क्या गया, फ़ारेनहाइट में आपको बतलाना है। तो जब भी कुछ भी चीजें आपसे पूछ ले, फ़ारेनहाइट में पूछ ले, केल्विन में पूछ ले, सेल्सियस में पूछ ले, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाली, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल का क्वथनांक, ठीक है ना। हमें पता है शुद्ध जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट जा सकते हैं आराम से, यानी ये दो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या अगर आपसे पूछ लेगा केल्विन में, तो ये इससे हम चले जाएंगे इसको और इसको यूज करके, ठीक है ना। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये पेड कोर्स में नहीं करा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया ताकि आप यहाँ पे कवर कर ले, हो सकता है पूछ सकता है आपका जेएसएससी। तो यहाँ पे ये दोनों का मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा, डिग्री सेल्सियस अपन 5 F माइनस 32 अपन 9। तो डिग्री सेल्सियस कितने में उबलेगा जल, डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस अपन 5, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो इधर कितना बचेगा आपका, 5 दूनी 10, 20, 20 पचे 100, या ना 20 बचा। F माइनस 32 9, 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 180, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। अगला 16वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये तो मैंने इजी आपसे पूछ लिया दोस्तों, यकीन मानिए मैंने इजी पूछ लिया। इसको अगर टिपिकल करना चाहें अगर हम, तो इसको और भी मैं टिपिकल करके बतलाता हूं अभी आपको। चलिए पहले इसको हम लोग सही करते हैं, इसका सही उत्तर दें। जो प्रबल अम्ल है यानी कि वीक एसिड हो गया, और दुर्बल क्षार, क्षार बोले तो वीक बेस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को जब आप कंबाइन करते हैं, पहले देखिए, चलिए मैंने देख लिया कितने लोग सही कर पा रहे हैं, इसको समझिए पहले। देखिए सॉल्ट की बात करते हैं, यानी कि लवण की जब हम बात करते हैं, यानी कि एसिड और जब बेस आपस में कंबाइन करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर निकलता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कह सकते हैं जो हीट निकलती है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं,
आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और आपका एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा NaOH, तो क्या बनेगा आपका NaCl बना, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो आपका एक सॉल्ट बना। तो यहाँ पे क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें ये बताइए, ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो कौन किसको दबाएगा, कोई किसी को नहीं दबाएगा, यानी कि न्यूट्रल रिजल्ट क्या आएगा, न्यूट्रल, यानी कि ये कैसा रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन, समझते चलिएगा। अगर ये न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 7 हो जाएगा, भाई 7 ही होगा ना। और अगर अगर ये एसिडिक रिएक्शन होता तो पीएच वैल्यू क्या होता, <<7 होता। अगर बेस होता तो पीएच वैल्यू क्या जाता, <7। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एक हो गया आपका वीक बेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एसिड है और एक बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो पहले ये बताइए सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एक एसिड और बेस कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। लेकिन अब हमें ये बताइए, ये जो रिएक्शन हुआ है और ये जो सॉल्ट बना है, ये कैसा सॉल्ट बना है, एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो ये स्ट्रांग और ये वीक है, तो कौन किसको दबाएगा, स्ट्रांग वाला वीक को दबाएगा, वीक को दबाएगा, यानी कि रिजल्ट में क्या आएगा, स्ट्रांग आएगा। यानी स्ट्रांग क्या आएगा, एसिड आएगा। एसिड आने का मतलब ये जो सॉल्ट होगा ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, और एसिडिक सॉल्ट होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, <<7। तो अब यहां पर क्या बोला गया है, प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रांग एसिड है, कंबाइन किया किसके साथ, ध्रुवल क्षार के साथ, यानी वीक बेस के साथ, बनेगा आपका क्या, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रांग एसिड है तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, पीएच वैल्यू क्या आ जाएगा, <7, ऑप्शन सी। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ ले, यहां पर आपका स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड हो गया, तो सॉल्ट तो बनेगा क्योंकि बेस और एसिड कंबाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, तो पीएच वैल्यू क्या आ जाएगा, <7 तब उस केस में। लेकिन इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा, <7। लेकिन pH = 7 कब होगा, जब आपका स्ट्रांग एसिड होगा और स्ट्रांग बेस होगा, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं उसे, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सॉल्ट फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया। अब इसको भी मैं टफ करूं तो आपसे पूछा जाएगा, NaCl जो सॉल्ट है, ये आपका जो सॉल्ट है, हाँ ये जो सॉल्ट है आपका, इसका पीएच वैल्यू बतलाइए, ठीक है। तो अब मतलब पीएच वैल्यू बतलाइए, पीएच = 7, ये यही ऑप्शन मैं दे दिया हूँ NaCl के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। तो देखिए इसको समझिए कैसे बनेगा, NaCl है, ठीक है। तो ये Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, ये सब मैंने क्लासेस में बतलाया अपने। Cl कहाँ से आया होगा, आपका HCl से आया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रांग बेस है, ठीक है भाई, और ये क्या आपका स्ट्रांग एसिड हो गया। तो ये स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड जो सॉल्ट ये बना है आपका, ये कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, पीएच वैल्यू क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है ये भी स्ट्रांग, कोई किसी को दबा नहीं पाएगा, तो पीएच = क्या आ जाएगा इस केस में, 7। चलिए भाई, लेकिन इसका उत्तर क्या है भाई, समझ रहे हैं ना, या प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, पीएच <7 होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। स्पीड आयरन में सबसे ज़्यादा होगा, वाटर में होगा, स्टील में होगा, या ईयर में होगा। चलिए बहुत लोगों ने सही उत्तर दिए, बहुत लोगों ने नहीं दे पाए कुछ भी। देखिए सबसे पहले समझिए साउंड कैसी तरंग है, वेव है, तो एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए ये पूछा गया सवाल आपका बीपीएससी में इस बार का, और फेमस टीचर जो इंडिया में हम लोगों के हैं वो भी इन सब चीज़ों को गलत बतला के यूट्यूब पे आए हैं। आप देखिएगा उनके वीडियो भी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में भी है, और गलत सलत बहुत चीज़ों को बतलाएं साइंस में। खैर देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम है, और यार यकीन मानिए इसमें बहुत मेहनत है, विदाउट डिजिटल बोर्ड इस तरह का कंटेंट देना बहुत टिपिकल है अपने आप में। साउंड के बारे में पूछा गया कि मैक्सिमम किस में होगा, ये सब ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, जो साउंड आपका एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड जो कैन ट्रेवल, जहाँ साउंड ट्रेवल कर सकता है आपका, साउंड सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता, यानी कि साउंड के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन सब अब देखिए साउंड आयरन क्या है आपका, सॉलिड है, यानी कि साउंड इसमें भी ट्रैवल करेगा। वाटर क्या है आपका, लिक्विड, यानी इसमें भी ट्रैवल करेगा। स्टील क्या है, सॉलिड, इसमें भी ट्रैवल करेगा। एयर क्या है, गैस। तो ये तीनों में ट्रैवल कर सकता है साउंड, देखिए सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन अब इसमें भी सबसे ज्यादा साउंड किस में होगा, तो देखिए इसके लिए ये ला, देखिए अगली लाइन, स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की जो स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब यहां मजा देखिए, सबसे ज्यादा सॉलिड में, तो वाटर क्या लिक्विड है, यानी ये तो हट गया, ये क्या हो गया आपका, गैस हो गया, ये भी हट गया। सबसे ज्यादा सॉलिड है आयरन में, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड। अब आयरन स्टील में किस में आप टिक लगाइएगा, दोनों तो सॉलिड है। अब इसके लिए आपको डाटा याद करना ही पड़ता है, देखिए इस तरह के सवाल के लिए।
तो स्टील में जो साउंड की स्पीड होती है 5550, वाटर में 1550, एयर में होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा जो आपका स्पीड होगा वो आपका स्टील में होता है 5550 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल कैटलिस्ट के ऊपर है। जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल का फॉर्मेशन करते हैं ना, उसके लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेडियम ऑक्साइड, आयरन, H2SO4, निकेल। कमेंट करके बतलाइए कितने लोग सही कर पा रहे हैं, और ये 20 में कितने सही हुए वो भी कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग सारे कैटलिस्ट को देख लेते हैं, लेकिन हाँ पूरा मैंने करवा दिया आज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सारे कैटलिस्ट देख लीजिए यहाँ पर। जब हैबर प्रोसेस होता है हम लोग अमोनिया बनाते हैं इस प्रोसेस से, तो इसमें हम लोग आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस से हम लोग HNO3 का प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए हम लोग प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम लोग H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट का यूज करते हैं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से हम लोग वेजिटेबल ऑयल का प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए हम लोग निकेल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन प्रोसेस से हम लोग क्या यूज बना है? वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, जिसके लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? निकेल। तो भाई ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपका, हैबर प्रोसेस हम क्या फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया बनाते हैं। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? आयरन यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से क्या बनाते हैं? वनस्पति तेल। कौन सा कैटलिस्ट? निकेल कैटलिस्ट। अगले चलिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत पेड क्वेश्चन, फंसने वाला सवाल। मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु बतलाइए। एल्युमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। पता है आप लोग एल्युमिनियम टिक करेंगे, बहुत लोग टिक करके आएंगे और सब गलती करके आएंगे। समझिएगा एक एक करके। देखिए इसको पहले याद करिए, इसको सीक्वेंस को। OSI LFeCa, OSI LFeCa, यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सभी क्या है? एलिमेंट है। पहला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन क्या आ गया? नॉन मेटल, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सभी मेटल है। तो ये जो आपका अर्थ क्रस्ट की मैं अगर बात करूं यानी भूपर पट्टी, ठीक है ना, पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अगर नॉन मेटल पूछेगा तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी में पूछेगा आपका कौन सा उपधातु, मेटलॉइड, तो सिलिकॉन। और भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, तब आप एल्यूमिनियम टिक करेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? मोस्ट अबंडेंट, यानी कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या? धातु यानी कि मेटल। तो ये तो आपका भूपर पट्टी का मैंने करवा दिया है। अब आइए देखिए, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या फिर नॉन मेटल बोलेगा तो ऑक्सीजन करेंगे टिक। मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड यानी कि आपका सिलिकॉन हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट में तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो समझ गए ना? तो नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, मेटल। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड किसको बोलते हैं? आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज साइंस कोर्स एक बार लीजिए, 30 दिन में खत्म करिए कोर्स को फटाफट, एक एक घंटा बैठ करके। शिद्दत से आप 17, 18, 15 सही कर रहे होंगे साइंस में। बाकी यूट्यूब की इन सारे क्लासों को भी फॉलो करते चलिए। अब ये रहा ह्यूमन बॉडी की बात। यहाँ पे OCHNCA, ठीक है ना, इस तरह से याद रहेगा। OSILELALFeCa, ठीक है ना, याद हो गया। OCHN, इसे याद रखेगा, OCHNCA, इस तरह से याद रखेगा ये ह्यूमन बॉडी में। तो OCHN ये सभी के सभी क्या आपका नॉन मेटल है, और ये क्या आपका मेटल है, और ये सभी के सभी क्या आपके एलिमेंट्स है। तो आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु या एलिमेंट, तो ऑक्सीजन। लेकिन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो धातु है, आपसे पूछा गया धातु, तो आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम इसका सही उत्तर होगा इस सवाल का। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, यानी कि बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और इंटोमोलॉजी। एकदम फिक्स है, ये स्टडी से आपका एक सवाल बनेगा लॉजी से, और ये सारा हमने आपको याद करवा दिया है कैप्सूल सीरीज में। तो कैप्सूल सीरीज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बर्डोलॉजी है ना? नहीं, गलत है। देखिए एक एक करके चलते हैं हम लोग। इंटोमोलॉजी ऑप्शन में जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहते हैं। हर्पेटोलॉजी आपका जो हो गया स्टडी ऑफ एम्फीबियन या रेप्टाइल्स को कहते हैं हम लोग। और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बर्ड का स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम लोग एम्फीबियन या रेप्टाइल्स का स्टडी करते हैं, और जो कीट का स्टडी करते हैं हम लोग इंटोमोलॉजी में, जिसको हम लोग कहते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट, हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियन या रेप्टाइल्स, और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स का स्टडी करते हैं। ये कुछ नहीं होता, लेकिन इतने से नहीं होगा, इसमें अभी और भी चीजें हैं, मैंने ये सब करवा दिया, तो इसको यहाँ लिखने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बतलाइएगा। 1 घंटे का सेशन हो गया, क्योंकि चीजें बहुत मैंने दी है, चीजों समझाई है। कमेंट करके बतलाइए कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही सवाल हुए। चलिए मिलता हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और वीडियो सेशन को लाइक करिएगा इस तरह के मॉक टेस्ट और कैप्सूल को पाने के लिए। और जिनको भी कंटेंट से संबंधित हमें से अगर आपको कोई भी कंटेंट लेना होगा, 200 फी है। कोई भी कंटेंट इन द सेंस, कभी आप कैप्सूल सीरीज ही लीजिए,
जिसकी फ़ी 200 रखी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।